दोस्तों, मणिपुर के दंगों में 3 मई से अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हज़ारों लोग जख्मी हैं और ये लड़ाई झगड़े का माहौल अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दंगाइयों ने हज़ारों घरों को जलाकर राख कर दिया है, लोगों को अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ रहा है और वो लोग अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये दंगे इंसानियत के कितने परे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस खबर से लगा सकते हैं। हुआ यूं कि मणिपुर के दंगों से पीड़ित एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन रास्ते में एक भीड़ अचानक कहीं से आ जाती है और उस बच्चे को उसकी मदर के साथ ही आग के हवाले कर देती है। वो दोनों, माँ और बच्चा, सड़क पे ही जल जल कर मर जाते हैं। ये सोचना भी बहुत ज़्यादा डरावना सा है। दोस्तों, ये दंगे शुरू तो 3 मई को हुए थे, लेकिन इनकी जड़ों को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मणिपुर की डेमोग्राफिक्स कंडीशंस को और वहाँ की हिस्ट्री को। दोस्तों, मणिपुर लाया करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 32 लैक्स है, जिसमें से 49% मीती कम्युनिटी के लोग हैं जो कि गौड़िया वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। बेसिकली ये लोग हिंदू ही हैं। 42% पॉपुलेशन है वहाँ के ट्राइब्स की, जैसे कि कुकी और नागा, जो कि क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, और 9% पॉपुलेशन बंगाल मुस्लिम्स की है। इनकी टॉपिक पॉपुलेशन और डेमोग्राफी जितना आसान लगता है उतना है नहीं। लगातार वहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशंस में एक बदलाव देखने को मिला है। साफ शब्दों में कहें तो डेमोग्राफिक्स का बहुत बड़ा रोल है मणिपुर दंगों में। इसीलिए हम इस टॉपिक को आगे इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसलिए प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मणिपुर राइट्स की पहली वजह है मीती हिंदूज के द्वारा एसटी स्टेटस की मांग करना। बेसिकली मीती हिंदूज की पॉपुलेशन है तो 49%, लेकिन वो रहते बस मणिपुर के 10% लैंड मास पर ही है। और दूसरी तरफ कुकी और नागा क्रिश्चियन ट्राइब्स की पॉपुलेशन 42% है, लेकिन उनके पास मणिपुर के 85% लैंड मास का फ्री एक्सेस है। वो मणिपुर में कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी सेटल हो सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371C प्रोटेक्ट करता है मणिपुर के हिली एरियाज को, जहां पर केवल ट्राइब्स ही फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। मणिपुर में कुकी नागा क्रिश्चियंस के पास एसटी स्टेटस है, जिसकी वजह से उनके पास 85% लैंड मास का एक्सेस है, लेकिन मीती हिंदूज के पास ये राइट्स नहीं है। वो हिल्स में सेटल नहीं हो सकते, ना ही वो हिल्स में कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बस 10% वैली एरिया में ही सिमट कर रह गए हैं। मीती हिंदूज की पॉपुलेशन भी लगातार कम हो रही है। हिंदूज 1961 में जहां 64% थे, अब 49% से भी कम है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियंस 1961 में मात्र 19% थे, लेकिन अब उनकी पॉपुलेशन 41% से भी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, इस पॉपुलेशन चेंज की वजह है क्रिश्चियन मिशनरीज का एक बड़े लेवल पे लोगों को कन्वर्ट कराना, जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। क्रिश्चियन कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं का दमन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदू पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। इन्हीं सब वजहों के कारण हिंदूज लगातार एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एसटी स्टेटस अगर हिंदूज को मिल गया तो हिंदूज कहीं भी फ्रीली सेटल हो पाएंगे, कहीं पे भी कमर्शियल एक्टिविटी कर पाएंगे और अपनी पॉपुलेशन को भी कहीं ना कहीं वो स्टेबल कर पाएंगे। मीती हिंदूज की माने तो उन्हें ये रिजर्वेशन और एसटी स्टेटस केवल जॉब के लिए नहीं चाहिए, बल्कि वो लोग अपना कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन और ट्रेडिशन को कंजर्व करना चाहते हैं, जो कि कट्टरपंथियों की वजह से खतरे में आ गया है। दोस्तों, हाई कोर्ट के पिछले वर्डिक्ट्स और प्रोसीडिंग्स को देख के लगता भी है कि हिंदूज को ये स्टेटस जल्द ही मिल भी जाएगा। दोस्तों, कुकी क्रिश्चियंस को हिंदूज की ये डिमांड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। इसी वजह से कुकी ट्राइब्स ने हिंदूज के खिलाफ ये डेडली प्रोटेस्ट किया है। हिंदूज के खिलाफ उनका ये गुस्सा हमें इन दंगों में साफ साफ देखने को मिलता है। कैसे उन्होंने हिंदुओं के घरों को जलाया है, हिंदूज की प्रॉपर्टीज़ को अपना निशाना बनाया है, और हाँ, सड़क पर जिस बच्चे को उसकी माँ के साथ एम्बुलेंस में ही जलाकर मार दिया था, वो लोग भी हिंदू ही थे। मणिपुर के दंगों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी एक तरीके का ड्रग्स होता है जिसका इलीगल ट्रेड मणिपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मणिपुर के हिली एरियाज इसकी खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल हैं। मणिपुर के कुकी ट्राइब्स इनको गलत तरीके से उगाते हैं और उसके बाद इसको लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। इससे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 एकड़ पॉपी की कीमत 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इस इलीगल पॉपी कल्टीवेशन की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इलीगल इमिग्रेशन, ब्लैक मनी और टेररिज्म भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
मणिपुर की बीजेपी गवर्नमेंट पॉपी कल्टीवेशन के बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में पॉपी कल्टीवेशन को कम्प्लीटली बैन करने को कहा था। गवर्नमेंट वहां पॉपी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉलो कर रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने एक बार 15 एकड़ की एक पॉपी फील्ड को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। पॉपी को क्रिश्चियन ट्राइब्स ही कल्टीवेट करते हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एक मीती हिंदू हैं, इसलिए क्रिश्चियन ट्राइब्स को लगता है कि गवर्नमेंट क्रिश्चियंस के खिलाफ है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है हिंदूज के खिलाफ हुए इस वायलेंट प्रोटेस्ट का। मणिपुर में लगातार इलीगल इमिग्रेशन हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से ये इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादातर नॉन हिंदूज़ हैं। ये इलीगल इमिग्रेंट्स ज़्यादातर ड्रग मार्केट में ही काम करते हैं, जिसकी वजह से मणिपुर में इलीगल ड्रग ट्रेड और भी ज़्यादा बढ़ गया है और साथ ही साथ नॉन हिंदूज़ की पॉपुलेशन भी। इसी के चलते हिंदूज वहाँ एनआरसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हिल्स की पॉपुलेशन 40% से बढ़ी है और वैली में पॉपुलेशन बस 16% से बढ़ी है। क्योंकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स नॉन हिंदूज हैं, इसलिए इनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है हिंदूज के खिलाफ, जो कि हमने इस वायलेंट प्रोटेस्ट में देखा भी है। दोस्तों, इन दंगों का एक कारण मार्क टी हाउकिप का अरेस्ट भी है। हाउकिप एक सेपरेटिस्ट लीडर है जो कि कुकीज के लिए सेपरेट नेशन की मांग करता है। हाउकिप अक्सर हिंदूज के खिलाफ लोगों को भड़काता था। इसके अरेस्ट होने से कुकी ट्राइब्स को लगा कि गवर्नमेंट बायस है और उनका गुस्सा हिंदूज के खिलाफ और भी ज़्यादा बढ़ गया, जैसे कि हमने इन दंगों में देखा भी है। दोस्तों, मणिपुर गवर्नमेंट लास्ट अगस्त चूरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के 37 विलेजेस को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देती है और वहां पर रह रहे लोगों को इलीगल एनक्रोचर्स डिक्लेयर कर देती है। ये लोग कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ही थे, जिसकी वजह से उनका गुस्सा हिंदूज और सरकार के खिलाफ और भी ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, ये सभी एपिसोड्स कहीं ना कहीं इन दंगों से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं। सरकार के इलीगल इमिग्रेशंस रोकने, इलीगल ड्रग ट्रेड रोकने को इन कट्टरपंथी लोगों ने अपने खिलाफ समझ लिया और इसके बाद इस गुस्से ने वायलेंट प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। ये दंगे 28 अप्रैल को शुरू हुए, जब सीएम बीरेन्द्र सिंह एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्पोर्ट्स फैसिलिटी का इनॉग्रेशन करने जा रहे थे। अचानक से एक भीड़ आती है और उस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को आग के हवाले कर देती है। सीएम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। फिर 3 मई को कुकी स्टूडेंट्स यूनियन एक प्रोटेस्ट करती है मीती हिंदूज के एसटी डिमांड के खिलाफ, जो कि कुछ देर बाद वायलेंट हो गया और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 2000 से ज़्यादा लोगों के घर जला दिए गए, हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा और अभी भी ये दंगे पूरे तरीके से शांत नहीं हुए हैं। दोस्तों, इन दंगों का हमारे देश पर बहुत बुरा असर हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुई हैं, फ्री ट्रेड पर असर हुआ है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ों में इन्फ्लेशन देखने को मिला है, लोगों की जॉब्स चली गई है। इस नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मणिपुर दंगों में अगर हम क्रिश्चियनाइजेशन की बात ना करें तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। मणिपुर में बहुत तेजी से कन्वर्जन हुआ है। 1901 में मीतीज हिंदूज की पॉपुलेशन 96% थी और अब ये 49% से भी कम है। इतना बड़ा डेमोग्राफिक चेंज अपने आप नहीं आता, इसके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज का पूरा हाथ है। फर्स्ट एंग्लो मणिपुर वॉर में ब्रिटिशर्स की जीत हुई। इसी वॉर के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज की पहली बार एंट्री होती है मणिपुर में। क्रिश्चियन मिशनरीज का मेन मोटिव केवल हिंदुओं को कन्वर्ट कराना ही था। ये लोग कोई सोशल सर्विस या चैरिटी के लिए मणिपुर में नहीं आए थे। इन्होंने सबसे पहले अपना टारगेट बनाया नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भोले भाले ट्राइब्स को। धीरे धीरे मिशनरीज ने ट्राइब्स को मॉनिटरी बेनिफिट्स के बदले में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। ये मिशनरीज ट्राइब को बहलाया फुसलाया करते थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराया करते थे। इसी की बदौलत नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेमोग्राफी पूरे तरीके से चेंज हो गई। नागालैंड में हिंदू पॉपुलेशन 1981 में जहां 14% थी, आज बस 8.75% है। अरुणाचल प्रदेश की हिंदू पॉपुलेशन 2001 में 35% थी और 2011 में बस 29% ही है। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। मिजोरम में भी हिंदुओं का पलायन देखने को मिला है। मिजोरम के ब्रू रियांग कम्युनिटी के ट्राइब्स को वहां से भगा दिया गया और आज वो लोग त्रिपुरा में रिफ्यूजीज की तरह रह रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के फैलने में वेरियर एल्विन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, वेरियर एल्विन एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो कि 1927 में एज अ क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया आया था। वेरियर एल्विन ने सबसे पहले अपना करियर एज अ क्रिश्चियन मिशनरी शुरू किया गोंड और बैगा ट्राइब्स के साथ मध्य प्रदेश और उड़ीसा में। एल्विन ने बहुत सारे इंडियन ट्राइब्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। अक्सर ट्राइब्स ही इनका प्राइम टारगेट्स होते हैं। वेरियर एल्विन ने 1930 में क्रिश्चियन ध्यान सोसाइटी का गठन किया था, जिसका असल मकसद कन्वर्जन ही था।
वेरियर एल्विन ने पीएम नेहरू के साथ एक पैक्ट भी साइन किया था 1964 में, जिसके तहत साधुओं की और हिंदू रिलीजियस प्रीचर्स की एंट्री नागालैंड में बैन करा दी गई थी। आपको जानकर बहुत अजीब लगेगा, पर पीएम नेहरू वेरियर एल्विन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि पीएम नेहरू ने तो वेरियर एल्विन को ट्राइबल अफेयर्स के लिए एडवाइज़र भी नियुक्त कर दिया था। और बाद में नेहरू जी ने वेरियर एल्विन को भारत का 3rd सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी दिया 1961 में। महात्मा गांधी भी वेरियर एल्विन को अपना बेटा कहते थे। भारत में क्रिश्चियन पॉपुलेशन का बहुत तेजी से बढ़ जाना और हिंदूज के मास कन्वर्जन के पीछे वेरियर एल्विन का बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को सबसे पहले लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो रहे इस मास कन्वर्जन को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें बैन करना चाहिए। कंट्री में एनआरसी जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज इलीगल इमिग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। स्टेट में जल्द से जल्द सरकार को शांति कायम करनी चाहिए। ऐसे धार्मिक स्थल जहां दूसरी कम्युनिटी के लिए नफरत सिखाई जाए, उन्हें जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। वैसे तो सरकार ने पीस मेकिंग कमेटी का भी गठन कर दिया है, लेकिन इसका कितना असर होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा।